इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि प्राचीन काल से ही सारस छोटे बच्चों को डिलीवर करने का काम करते आ रहे हैं, लेकिन ये काम काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि सफर के दौरान छोटे बच्चे सारसों को परेशान किया करते थे और सारसों को बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सब बदल गया और बच्चों को डिलीवर करने का काम बंद कर दिया गया। अब सारस बच्चों को डिलीवर करने की जगह लोगों के सामान को डिलीवर करते हैं। इस समय लोगों के सामान डिलीवर करने की सबसे बड़ी कंपनी का नाम कॉर्नर स्टोर है, जिसमें लाखों की संख्या में सारस डिलीवरी बॉय के रूप में काम करते हैं। अगले सीन में हम जूनियर नाम के एक सारस को देखते हैं जो कॉर्नर स्टोर में एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता है। जूनियर ने आज सबसे ज्यादा पैकेट डिलीवर करने का रिकॉर्ड बनाया है, जिससे वो बहुत खुश था और कॉर्नर स्टोर के सभी लोग उसके इस अचीवमेंट पर उसे बधाई देते हैं। अब जूनियर को बताया जाता है कि हंटर बॉस उसे बुला रहे हैं। यह सुनकर जूनियर हंटर बॉस से मिलने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि हंटर बॉस कोई और नहीं बल्कि कॉर्नर स्टोर के सीईओ थे और हंटर बॉस के द्वारा बुलाए जाना भी जूनियर के लिए एक अचीवमेंट थी। जूनियर इस समय थोड़ा नर्वस भी था। अब जूनियर जब हंटर बॉस के ऑफिस में पहुंचता है तो देखता है कि हंटर बॉस एक कांच की खिड़की के पास खड़े थे जहां से तेज रोशनी अंदर आ रही थी। हंटर बॉस जूनियर से पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि मैंने अपने ऑफिस में कांच के शीशे क्यों लगवाए हैं। इस पर जूनियर बोलता है कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर हंटर बॉस जूनियर को अपने पास बुलाते हैं और बाहर दिखाते हुए कहते हैं कि बर्ड्स बाहर से कांच को नहीं देख सकते, लेकिन मैं यहाँ से उन्हें देख सकता हूँ और उनके काम की निगरानी करता हूँ। अब बहुत ही जल्द ये जिम्मेदारी तुम्हें निभानी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे काम को देखते हुए तुम्हें हंटर स्टोर का नया सीईओ बनाने का निर्णय लिया गया है। हंटर बॉस की बात सुनकर जूनियर बहुत खुश होता है। इसके बाद हंटर बॉस जूनियर को एक कहानी सुनाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि बहुत साल पहले जब सारस बच्चों को डिलीवर करने का काम किया करते थे तो उस समय एक सारस जिसका नाम जस्पेरो था, उसे डिलीवरी करने के दौरान एक छोटी बच्ची पसंद आ गई और अब वो किसी भी तरह उस छोटी बच्ची को अपने पास रखना चाहता था और वो इसके लिए जिद करने लगा। लेकिन स्टोर्स के लिए बनाए गए नियम के अनुसार कोई भी सारस एक इंसानी बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकता और जस्पेरो जो कर रहा था वो नियम के खिलाफ था, इसीलिए जस्पेरो से उस बच्ची को छीन लिया गया और इसी दौरान उस बच्ची का एड्रेस डिस्क भी नीचे गिरकर टूट गया। अब जस्पेरो तो वहाँ से निकल गया, लेकिन हम उस बच्ची के एड्रेस डिस्क के टूटने की वजह से उस बच्ची को उसके सही पते पर डिलीवर नहीं कर सके और तब से वो बच्ची यहीं पर स्टोर में रहती है। वो छोटी बच्ची अब बड़ी हो चुकी है लेकिन काफी ज्यादा जिद्दी और अग्रेसिव है और हर समय कुछ न कुछ बनाती रहती है, जिससे कंपनी को फायदा तो कम लेकिन नुकसान काफी ज्यादा होता है। इसके बाद हंटर बॉस जूनियर से कहते हैं कि अब क्योंकि तुम जल्दी ही कॉर्नर स्टोर के नए सीईओ बनने वाले हो, इसीलिए तुम्हें काम दिया जाता है कि तुम किसी भी तरह उस बच्ची को कंपनी से बाहर निकालो ताकि कंपनी को होने वाला लॉस कम हो सके। हंटर बॉस की बात सुनकर जूनियर उनसे कहता है कि सर आप चिंता न करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इसके बाद जूनियर उस लड़की के पास जाता है। उस छोटी लड़की का नाम टूलिप था और वो इस समय एक ऊंची सी जगह पर खड़ी होकर तो टूलिप अपने उड़ने वाले गैजेट्स की मदद से जूनियर के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान टूलिप और उसका साथी अपना बैलेंस खो देते हैं और इधर उधर उड़ने लगते हैं। ये देखकर जूनियर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और कॉर्नर स्टोर कंपनी में आग लग जाती है, जिससे कंपनी और भी घाटे में चली जाती है। यानी कि जूनियर पहली बार में ही अपने मिशन में फेल हो गया था और इससे पहले कि जूनियर गुस्से में टूलिप को कंपनी से बाहर निकालता, उसे पता चलता है कि आज टूलिप का बर्थडे है, इसीलिए वो चाहकर भी टूलिप को कंपनी से बाहर नहीं निकाल पाता। अब जूनियर किसी भी तरह से टूलिप के अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहता था क्योंकि इससे कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान होता था। इसीलिए जूनियर किसी तरह टूलिप को बंद पड़ी बेबी मेकिंग डिपार्टमेंट हेड बना देता है और उसे कहता है कि यहाँ का सबसे पहला रूल है कि तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाना है। इसके बाद जूनियर वहाँ से चला जाता है। टूलिप सालों से बंद पड़ी बेबी मेकिंग डिपार्टमेंट का हेड बनकर बहुत खुश थी क्योंकि उसके लिए एक बड़ी बात थी, लेकिन जल्दी वो सालों से बंद पड़ी बेबी मेकिंग फैक्ट्री में अकेले रहने से बोर हो जाती है और खुद से ही बातें करने लगती है। इसके बाद हम नेट नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने घर में अकेले खेल रहा था क्योंकि उसके पार्टनर अपने काम में बिजी रहते थे और नेट पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, जिसकी वजह से नेट खुद को बहुत अकेला फील करता था। नेट जब अपने घर के बाहर दूसरे बच्चों को अपने भाई बहनों के साथ खेलते हुए देखता था तो उसे बहुत बुरा लगता था क्योंकि उसके साथ खेलने वाला कोई भी नहीं था। अब एक दिन जब नेट अपने कमरे में उदास बैठा था कि तभी उसे स्टोर कंपनी की पुरानी एड दिखाई देती है जिसमें बताया गया था
था कि अगर आपको भी एक बेबी की जरूरत है तो हमें कॉन्टेक्ट करके बताएं। एड देखकर नेट भी खुद के लिए स्टोव को एक निंजा भाई के लिए लेटर लिखकर सेंड कर देता है। इसके बाद हम टूलिप को देखते हैं जो बेबी फैक्ट्री में अकेली होने की वजह से कुछ सही बातें कर रही थी कि तभी उसे नेट का लेटर मिलता है, जिसे पाकर टूलिप बहुत खुश होती है क्योंकि फाइनली उसे किसी बेबी को बनाने का मिशन मिल गया था। वहीं दूसरी तरफ हम जूनियर को देखते हैं जो हंटर बॉस को बता रहा था कि उसने टूलिप के मैटर को सोल्व कर दिया है। यह सुनकर हंटर बॉस जूनियर से बहुत खुश होता है कि तभी कंप्यूटर पर बेबी फैक्ट्री से टूलिप की वीडियो आने लगती है। ये देखकर जूनियर किसी तरह कंप्यूटर को ऑफ कर देता है और हंटर बॉस से बहाना बनाकर टूलिप की तरफ निकल पड़ता है। अब जूनियर किसी भी तरह से टूलिप को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहता है और टूलिप बेबी मेकिंग मशीन को एक्टिवेट कर देती है। यह देखकर जूनियर पूरी तरह से डर जाता है क्योंकि अब बेबी बनाने पर रोक लगा दिया गया था। अब जूनियर किसी तरह बहुत मुश्किल से बेबी मेकिंग मशीन को बंद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अगले पल वो देखते हैं कि उनके सामने एक लिटिल बेबी थी जो टूलिप के बेबी मेकिंग मशीन को एक्टिवेट करने से बनी थी। अब इससे पहले कि ये बात हंटर बॉस को पता चले और वो जूनियर को कंपनी से निकाल दे, जूनियर किसी भी तरह से इस मैटर को सोल्व करना चाहता था, इसलिए वो बाकी के बर्ड से बचते हुए टूलिप के साथ उस बेबी को डिलीवरी करने के लिए निकल पड़ता है। अब जब वो दोनों एक चट्टान के पास से गुजरते हैं तो जसपेरो उन्हें जाते हुए देख लेता है और वो भी उस तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम नेट को देखते हैं जो अपने भाई के आने के लिए लैंडिंग पैड बना रहा था। नेट को यह सब करता हुआ देखकर उसके डैड उसके पास आ जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि सासू ने ये काम करना बंद कर दिया है, लेकिन नेट अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं देता और ने वापस भेज देता है। अगले सीन में हम टोडी नाम के एक बर्ड को देखते हैं जिसे जूनियर और टूलिप पर शक था कि जरूर वो उससे कोई बात छुपा रहे हैं, इसीलिए अपने ड्रोन पर बैठकर उनकी तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जूनियर और टूलिप अपने एरोप्लेन में बैठकर बेबी को डिलीवर करने के लिए जा रहे थे, लेकिन सफर के दौरान टूलिप जूनियर को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी और अब जूनियर टूलिप पर गुस्से में चिल्लाता है तो डरकर एरोप्लेन से नीचे गिरने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरती जूनियर उसे पकड़ लेता है। अब यहाँ पर टूलिप को बेबी के रोने की वॉइस आने लगती है। ये देखकर टूलिप जूनियर के मना करने के बावजूद भी बेबी को बॉक्स से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है और इस दौरान इनकी प्लेन क्रैश होकर नीचे गिर जाती है, लेकिन इस दुर्घटना में जूनियर और टूलिप दोनों साफ साफ बच जाते हैं। अब इन्हें याद आता है कि बेबी बॉक्स में कोई हलचल नहीं हो रही है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं और जब वो बॉक्स खोलकर बेबी को देखते हैं तो बिल्कुल सही सलामत थी। ये देखकर जूनियर और टूलिप को थोड़ी तसल्ली मिलती है अब क्योंकि इनकी शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसलिए जूनियर बेबी को लेकर अकेले उसे डिलीवर करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद कुछ भेड़िए जूनियर पर अटैक कर देते हैं और उसे बंदी बनाकर अपनी गुफा में ले आते हैं। अब भेड़िए बेबी को खाने वाले थे, लेकिन वो बेबी की प्यारी सी मुस्कान देखकर उस पर फिदा हो जाते हैं और वो बेबी को हमेशा के लिए अपने पास रखने का फैसला करते हैं। भेड़ियों की बात सुनकर जूनियर बोलता है कि चलो अब बेबी को उसका ख्याल रखने वाले मिल गए हैं और हमारा काम भी खत्म हो गया है, लेकिन टूलिप जूनियर की बात से एग्री नहीं करती थी और वो किसी भी तरह से बेबी को उसके रियल फैमिली तक पहुंचाना चाहती थी। अब टूलिप किसी तरह बहुत मुश्किल से भेड़ियों को चकमा देकर बेबी और जूनियर के साथ वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद भेड़िए इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो किसी भी तरह से बेबी को हासिल करके उसे अपने पास रखना चाहते थे। भेड़िए बहुत दूर तक टूलिप और जूनियर का पीछा करते हैं, लेकिन टूलिप और जूनियर किसी तरह बहुत मुश्किल से भेड़ियों से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। भेड़िए छोटी बच्ची के जाने की वजह से बहुत दुखी थे। इसके बाद हम जसपेरो को देखते हैं जो ये सब देख रहा था और वो माई बेबी बोलकर एक बार फिर छोटी बच्ची का पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम नेट को देखते हैं जो अपने डेट के साथ अपने ब्रदर के लिए हेलीपैड बना रहा था कि तभी वहाँ पर नेट की मॉम आ जाती है जो नेट को अपने डेट के साथ ऐसा करते हुए देखकर हैरान थी। यहाँ पर नेट के डेट उसकी मॉम को समझाते हैं कि हमें नेट के साथ समय बिताना चाहिए और उससे प्यार करना चाहिए क्योंकि पहली बार नेट वीडियो गेम से बाहर रियल वर्ल्ड में कुछ करने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर नेट की मॉम भी नेट की हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम टूलिप और जूनियर को देखते हैं जो बेबी को चुप कराने और उसकी देखभाल में लगे हुए थे। अगले सीन में हम टोडी को देखते हैं जो जूनियर और टूलिप का पीछा करते हुए कुछ जानवरों के ग्रुप से मिलता है और उनसे जूनियर और टूलिप के बारे में पूछता है, लेकिन वो जानवर टोडी को कुछ नहीं बताते क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं था। इसके बाद हम जूनियर और टूलिप को देखते हैं जो बेबी का ख्याल रखने में बिजी थे। यहाँ पर
टूलिप जूनियर को ये भी बताती है कि उसे लगता है कि एक न एक दिन उसके पेरेंट्स उसे जरूर मिल जाएंगे, इसीलिए वो अपने टूटे हुए एड्रिक डिस्क को लॉकेट बनाकर हमेशा अपने पास रखती है। टूलिप की बातें सुनकर जूनियर इमोशनल हो जाता है और वो टूलिप को विश्वास दिलाता है कि एक न एक दिन उससे उसके पेरेंट्स जरूर मिलेंगे। इसके बाद हम टोडी को देखते हैं जो एक दूरबीन की मदद से दूर से जूनियर और टूलिप को उस बेबी के साथ देख लेता है और वो ये बात जानकर अपने बॉस को बता देता है। जूनियर का बॉस ये सुनते ही अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर जूनियर को ये डिलीवरी देने से रोकने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि अब कॉर्नर स्टोर बच्चों को नहीं बल्कि सामान की डिलीवरी करती है। इसके बाद हम जूनियर और टूलिप को देखते हैं जो थके होने के बावजूद भी बेबी का अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेट के माता पिता भी नेट के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और वो नेट के आने वाले भाई के लिए घर को सजाने में उसकी मदद कर रहे थे, यानी कि अब नेट खुद को अकेला फील नहीं कर रहा था। इसके बाद हम टोडी को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर की मदद से बेबी की डिलीवरी एड्रेस को चेंज कर देता है। टोडी ये सब इसीलिए करता है क्योंकि वो जूनियर से नफरत करता था। इसके बाद हम जूनियर और टूलिप को देखते हैं जो बेबी को लेकर एक बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सिक्योरिटी गार्ड भी थे। जूनियर और टूलिप को बेबी की डिलीवरी एड्रेस तक पहुंचने के लिए यहीं से होकर गुजरना था। टूलिप और जूनियर किसी तरह से गार्ड से छुपते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहां पर भेड़िए भी आ जाते हैं जो एक वेन का रूप लेकर टूलिप से बेबी को छीनकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन किसी तरह टूलिप उन भेड़ियों से बेबी को वापस ले लेती है और जूनियर के साथ वहां से भागने लगती है। भेड़िए बेबी को वापस से पाने के लिए इनका पीछा करने लगते हैं। टूलिप और जूनियर भागते भागते एक कांच से बने केबिन में आ जाते हैं। अब टूलिप तो यहाँ से निकल जाती है, लेकिन जूनियर नहीं निकल पाता क्योंकि सारज कांच नहीं देख सकते थे। अब यहाँ पर भेड़िए भी आ जाते हैं जो जूनियर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जूनियर भी बहुत मुश्किल से किसी तरह उन कांच को पार करके वहाँ से निकल जाता है। अब अगले पल सारे भेड़िए मिलकर टूलिप और जूनियर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कोई न कोई नुकसान पहुँचाते वहाँ पर जस्पेरो आ जाता है जो जूनियर और टूलिप को बेबी के साथ उड़ाकर एक सुरक्षित जगह पर ले आता है। भेड़िए एक बार फिर से बेबी को अपने से दूर जाते हुए देखकर बहुत दुखी थे। जस्पेरो टूलिप को बताता है कि सालों पहले वो जिस बेबी को अपने पास रखना चाहता था वो कोई और नहीं बल्कि टूलिप ही थी, लेकिन ऐसा करना नियम के खिलाफ था, इसलिए सभी बर्ड्स ने मिलकर मेरा विरोध किया और इस दौरान तुम्हारा एड्रिक डिस्क भी टूट गया। कुछ समय बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं सालों तक इस टूटे हुए एड्रिक डिस्क के पार्ट को ढूंढता रहा ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा सकूं, लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिला और अब मैं सुसाइड करना चाहता हूं। जस्पेरो की बात सुनकर टूलिप उसे बताती है कि डिस्क का टूटा हुआ हिस्सा मेरे पास है और वो जस्पेरो को वो टूटा हुआ हिस्सा देती है। अब जस्पेरो जब उस टूटे हुए हिस्से को उसकी सही जगह पर लगाता है तो डिस्क एक्टिवेट हो जाती है। यह देखकर टूलिप बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो अपने रियल मॉम डैड से मिल सकती थी, लेकिन टूलिप जूनियर से अलग होने से दुखी भी थी। अब टूलिप न चाहते हुए भी जूनियर और बेबी से विदा लेकर जस्पेरो के साथ अपने मॉम डैड से मिलने के लिए निकल पड़ती है और कुछ देर बाद अपने घर पहुंच जाती है। इस समय टूलिप बहुत नर्वस थी, लेकिन जस्पेरो से समझाता है कि तुम्हारा ही घर है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब जाओ और अपने मॉम डैड से मिलो। वहीं दूसरी तरफ हम जूनियर को देखते हैं जो बेबी को लेकर उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन वो गलत जगह पर पहुंच गया था क्योंकि टोडी ने बेबी के एड्रेस को चेंज कर दिया था। यहाँ पर जूनियर को उसका अंडर बॉस मिलता है जो जूनियर से बेबी को छीनकर उसे घर के अंदर कैद कर देता है और बेबी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम नेट के घर को देखते हैं जहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर एक नोटिस लेकर नेट के घर आता है और वो नेट से कहता है कि अब कभी भी स्टोक्स के एड्रेस पर बेबी डिलीवर के लिए लेटर मत लिखना क्योंकि उन्होंने सालों पहले से ये सर्विस बंद कर दिया था। ये देखकर नेट के मॉम डैड भी उसे समझाते हैं कि अब वो ऐसा न करे। यह सुनकर नेट बहुत दुखी होता है और अपने ब्रदर के लिए सजाए गए डेकोरेशन को डस्टबिन में फेंकने लगता है। अगले सीन में हम टूलिप को देखते हैं जो जूनियर के पास पहुंच जाती है और वो जूनियर को रस्सी से आजाद करा देती है। इसके बाद वो जूनियर से पूछती है कि बेबी कहाँ है। इस पर जूनियर बताता है कि उसको अंडर बॉस अपने साथ ले गया है। यह सुनकर टूलिप अपना दिमाग दौड़ाती है और कॉर्नर की वेबसाइट से एक बड़ा सा बॉक्स ऑर्डर करती है और इसके बाद वो उस बॉक्स को रिटर्न भी कर देती है और इस प्रकार ये दोनों उस बॉक्स की मदद से कॉर्नर फैक्ट्री में आ जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ काफी भीड़ लगी हुई थी क्योंकि आज अंडर बॉस एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला था। अब इनकी नजर कुछ पेंगुइन्स पर पड़ती है जो बेबी का देखभाल कर रहे थे। इसके बाद टूलिप और जूनियर एक गोल बॉक्स में बैठकर पेंगुइन तक पहुंच जाते हैं। अब पेंगुइन्स और इन लोगों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है।
है। किसी तरह ये लोग पेंगुइन से बेबी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जल्दी हंटर को पता चल जाता है कि यहाँ पर जूनियर और टूलिप आ चुके हैं जो बेबी को लेकर यहाँ से भागना चाहते हैं। इसके बाद सारे बर्ड्स इन दोनों पर हमला कर देते हैं और इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर हंटर जूनियर को बेबी वापस देने को कहता है और बदले में वो जूनियर को कंपनी में वापस रखने और प्रमोशन का ऑफर देता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और जूनियर बेबी बनाने वाली मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखते ही देखते वो मशीन बेबी बनाना शुरू कर देती है और अगले पल मशीन में से एक क्यूट सी बेबी निकलती है जिसे सब देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद एक एक करके उस मशीन से क्यूट बेबीज निकलने लगती है जिन्हें सभी लोग प्यार भरी नजरों से देख रहे होते हैं, लेकिन हंटर बॉस को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और उस सभी सारस को उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने का आदेश देता है, लेकिन कोई भी सारस हंटर की बात नहीं मानता है। अब टोडी अपनी छोटी सी एरोप्लेन में बैठकर बेबी बॉर्न मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल वो मशीन से टकराकर नीचे गिर जाता है और मशीन उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। इस बात पर गुस्सा होकर वो वहाँ से निकल जाता है और अगले ही पल वो एक बड़े से मशीन में बैठकर बेबी बॉर्न मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो मशीन रिमोट कंट्रोल होती है और उस मशीन का रिमोट छोटी बेबी के पास होता है जिससे वो खेल रही होती है, जिसके कारण हंटर अपनी जाइंट वेन के साथ ही बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो नीचे गिरने से पहले जूनियर, बेबी और टूलिप को भी नीचे गिरा देता है। यह देखकर सभी सारस बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो लोग मारे गए, लेकिन अगले पल जूनियर टूलिप और बेबी को लेकर उड़ता हुआ ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पर जस्पेरो भी आ जाता है जो अपने साथ सभी बेबीज का एड्रेस भी लाया था, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सभी सारस एक बार फिर से शहर में बेबी डिलीवरी करने का काम शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम जूनियर और टूलिप को देखते हैं जो बेबी को उसकी रियल फैमिली तक पहुंचा देते हैं और नेट अपने ब्रदर से मिलकर बहुत खुश होता है। बेबी से बिछड़ने के बाद जूनियर बहुत दुखी होता है। इसके बाद सभी बर्ड्स मिलकर टूलिप को उसके घर तक छोड़ने जाते हैं और जब टूलिप अपने घर का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसकी फैमिली में ढेर सारे मेंबर होते हैं जो अगले ही पल टूलिप के गले से लग जाते हैं। ये देखकर टूलिप बहुत खुश होती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ